ओके तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो बड़ा आसान था, ये इन दोनों का सम करने से वो आ जाता है। एक बार क्वेश्चन आया, 3 कॉइन टॉस किए गए, इसको भूल जाइए अब। 3 कॉइन टॉस किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। देखो अब ये एटलीस्ट एटमोस्ट क्या होता है, ये गड़बड़ करता है। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। तो देखो अगर 3 कॉइन फेंके गए तो कम से कम एक हेड की बात की, तो एक हेड आया हो तब भी, 2 हेड आया हो तब भी, 3 हेड आया हो तब भी, ऐसा तीनों पे हेड आए हो क्या पता, तीनों कॉइन पे। तो इसका मतलब देखो एक ही चीज है कि आप ये निकाल लो कि एक भी हेड ना आया और उसको एक में से घटा दो, क्योंकि इधर आपको 3 केस सोल्व करने पड़ेंगे, इधर मात्र एक केस सोल्व करना पड़ेगा। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट में आप ध्यान रखें कि जिधर आपको ज्यादा सोल्व करना है उधर ना जाएं, जिधर कम सोल्व करना है उधर जाएं, और उसको एक में से घटा दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबका सम करने से एक आ जाती है। तो एटलीस्ट वन हेड है, तो हम इन तीनों का अलग अलग केस नहीं करेंगे कि एक बार 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। हम मात्र 0 की करेंगे और एक में से घटा देंगे। कैसे? हम ऐसे करेंगे, 1 माइनस 3 कॉइन फेंके गए, C0 की बात करेंगे कि 3 में से एक भी हेड ना आए, और हेड की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं 1/2 होती है, तो उसकी पावर हम 0 कर देंगे, और जो बचा हुआ क्यू है उसकी पावर हम क्या कर देंगे, 3। दिस इज द राइट आंसर। अगर आप इसको उस तरीके से करने जाते एटलीस्ट वन हेड को, तो फिर ये लेंथी क्वेश्चन हो जाता। फिर आप कैसे करते, 3C1 1/2 की 1, 1/2 की 2, ऐसे करते, जमा 3C2, 2 बार भी हेड हो सकते हैं, 1/2 की 2, और ये 1/2 की 1, ऐसे। और फिर आप क्या करते, तीनों के तीनों भी हेड हो सकते हैं, 1/2 की 3 और 1/2 की 0। तो आप इतना करते तो ये तीनों फिर ऐड करते सोल्व करके। तो विच वन इज फास्टर पारुल? सर जहाँ पे कम हो सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे कम हो वहां पे आपको क्या करना है, उस तरफ आपको बढ़ जाना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को लेके डरना नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इनका आंसर दे देना है, ठीक है। जैसे एटमोस्ट 3 लिख दिया जाए कहीं पे, वो बोले एटमोस्ट 3, 4 कॉइन फेंके गए, तो एटमोस्ट 3 है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 3। ज्यादा से ज्यादा में आप कैसे काउंट करोगे, 0, 1, 2 और 3, ऐसे करेंगे क्या एटमोस्ट 3 में, कि ज्यादा से ज्यादा इतने आए। एटमोस्ट 3 को कैसे पढ़ेंगे आप, पहले तो मेरे को ये बता दें कि कम से ज्यादा 3 आए, इसका मतलब 0 हेड आ सकते हैं, 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते, क्योंकि एटमोस्ट 3 हेड बोले हैं उसने 4 कॉइन फेंकने से। तो बड़ा ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में आप 4 निकाल लो और फिर उसको एक में से घटा दो, तो इन सबका चांस आ जाएगा। तो कभी भी इन क्वेश्चंस को आपको वैसे नहीं करना है जैसे कि आप इनको लेंथी बना दें, लेंथी बनाने का कोई भी सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, देखते हैं कौन बताएगा। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, 4 बार एक कॉइन को फेंका जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स, 2 हेड आ जाएं, एंड 2 टेल्स, 2 हेड हो 2 टेल हो। जो 4 कॉइन आपने फेंके उसमें से 2 हेड हैं और 2 टेल हैं, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इस क्वेश्चन को सोच पाते हैं। बस मेरे को ये बता दीजिए, व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू। अच्छा पारुल, अगर इस क्वेश्चन की मैं भाषा चेंज कर दूं, एग्जैक्टली 2 हेड, तो क्या सेम सेम बात नहीं हो जाएगी? यस सर। हाँ, यस सर सेम होगी। अरे 2 हेड आ गए, 4 फेंके, 2 हेड आ गए, तो दूसरे तो भाई फिर एग्जैक्टली 2 की बात की है ना, 2 हेड देने हैं तो 2 तो अपने आप टेल होंगे ना। तो फिर यस इसमें सर। घबराना क्या है?
तो एग्जैक्टली 2 हेड है तो हेड की प्रोबेबिलिटी चलेगी, तो सीधा सीधा आंसर वही रहेगा 4C2, 1/2 ही बनेगी इसकी भी, और 2 बार इसका चांस बन जाएगा, 2 बार इसका चांस बन जाएगा। ये टेल के 2, ये हेड के 2, 4 में से 2 बस। तो क्वेश्चंस में आप इतना कंफ्यूज भी ना हो जाए कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया, आपने बीटेक कर लिया, आपने एमटेक भी कर ली और आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, वो हम देख लेते हैं। उनको हम बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, वो उन क्वेश्चंस की भाषा कुछ ऐसी देता है, आपको बस समझ लेना है कि कैसी उनकी भाषा देता है। वो बोलेगा कि जैसे एक टेबल है, मान लो उस पे 10 मार्कर रखे हुए हैं। एक टेबल पे कितने मार्कर रखे हुए हैं? 10। आउट ऑफ विच 6 आर डिफेक्टिव। तो अगर 6 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? 4। फिर वो बोलेगा इफ 3 आर रेंडमली टेकन, अगर हमने 3 रेंडमली टेकन, मतलब 3 अगर सेलेक्ट किए हैं 10 में से, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि एग्जैक्टली एक मार्कर डिफेक्टिव हो, मतलब कि एक डिफेक्टिव हो, तो इसका मतलब 2 नॉन डिफेक्टिव हो गए। समझ गए? इन 10 में से जब छाटे आपने 3। इक्वेशन समझ आया आप बच्चों को कि 10 मार्कर टोटल है, उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं, तो 4 नॉन डिफेक्टिव हो गए। अब जब इन 10 में से 3 सेलेक्ट किए जाएंगे तो उनमें से एक डिफेक्टिव निकले, तो इसका मतलब जो 2 बचेंगे नॉन डिफेक्टिव निकलेंगे। समझ गए? और कभी भी ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 4 तो टोटल नॉन डिफेक्टिव है, और कभी भी ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल तो 6 डिफेक्टिव है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का हम चार्ट बनाएंगे कि 10 है टोटल, 6 डिफेक्टिव हैं, 4 नॉन डिफेक्टिव हैं, 3 रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, उन 3 में से एक डिफेक्टिव होगा, 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, ऐसा। और फिर आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसका इसका पेयर बनाएंगे, इसका इसका पेयर बनाएंगे, और नीचे फिर इसका पेयर बनेगा इसका। देखते हैं कैसे। पहले इन दो का पेयर बनाएंगे तो लिखेंगे 6C1 ऐसे, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो आप लिखेंगे 4C2, और फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो आप लिखेंगे 10C3। दिस इज द राइट आंसर। अब इसको आपको बस फैक्टोरियल को सोल्व करना है। 6C1 गुणा 4C2 डिवाइड बाई 10C3। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राइट आंसर मिलेगा। तो अब मेरे को इक्वेशन चाहिए आप बच्चों से अगले क्वेश्चन की, जो मैं आपको बोलता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि देर आर 25 कैलकुलेटर्स इन ए बॉक्स। 25 कैलकुलेटर हैं, 2 ऑफ देम आर डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव हैं। सपोज करो 5 कैलकुलेटर रेंडमली चूज किए जाते हैं 25 में से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ डिफेक्टिव कैलकुलेटर्स आए, ओनली वन डिफेक्टिव आए? व्हाट इज द राइट आंसर? 25 में से 2 डिफेक्टिव हैं, जब 25 में से 5 एक बार हाथ में लिए जाते हैं तो उसमें से एक डिफेक्टिव निकलता है। अगर ऐसी इंस्पेक्शन हमारी है तो व्हाट इज द राइट चांस इसके आने का? बस मेरे को फार्मूला बता दीजिए। कोई बता सकता है? कोई बच्चा जो बोलेगा हाँ मैं बता सकता हूँ। सर 2C1 into 23C4 divided by 2C1 25C5 इंटू 23C4 डिवाइड बाई 25 C5। ठीक है, मे भी आप सही हो। अब जिसको ये समझ आ गया उसको आ गया, जिसको नहीं आया मेरे लिए कोई इससे आसान तरीका नहीं है, मैंने ये बता दिया है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन वो बच्चे बताएंगे। फ्रॉम अ पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड, कार्ड 52 होते हैं। क्या बताने की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि कार्ड कितने हैं? या आपको पता होगा? बस वो बोलेगा फ्रॉम ए पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड। रेगुलर बोल के उसने क्या बोल दिया आप देख लो। फिर वो बोलेगा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग? दोनों के दोनों कार्ड किंग होंगे, बताइए। दोनों के दोनों कार्ड किंग होंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन उसने बोल दिया तो कुछ फैक्टर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाने चाहिए, जो कि मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कौन है वो बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? बोल के बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों कार्ड किंग हों। बोल के बताइए मेरे को। कोई बता सकता है या मैं करूं? ओके, अगर कोई नहीं बताना चाहता है तो हम देख लेते हैं।
जब जब 52 ताश के पत्ते होते हैं तो हमें पता है 4 किंग होते हैं और 48 जो है नॉन किंग बन गए। किंग हर हर कलर का एक किंग होता है, और जब उसमें से 2 सिलेक्ट किए जाते हैं तो दोनों के दोनों किंग आने चाहिए, तो 0 नॉन किंग हो गए। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब कौन है जो बच्चा अभी भी आंसर जो नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का? कौन है वो नालायक बच्चा जो अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता? तो बड़ा ही सिंपल बन गया ये। 4C2 गुणा में 48C0 डिवाइड बाय 52C2। और ये C2 ये कैसे निकलते हैं? बड़े आसान होते हैं। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है, अगर यही क्वेश्चन डाइस का हो, ऐसा ही क्वेश्चन कॉइन का हो, तो मतलब आप उसमें डिफेक्ट इसको ना खुद ही समझ लें। अगर किंग की जगह क्वीन हो, किंग की जगह जोकर हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, तो अब आपका दिमाग इतना दौड़ना चाहिए कि आप आंसर पे चले जाए। बस मेरा इस क्वेश्चन को कराने का ये मतलब है। बाइनोमियल से आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। देख लेते हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ ऐसा करते हैं कि एक फार्मूला रन करते हैं बार बार, ई की माइनस लेमडा इंटू में लेमडा की एक्स डिवाइड बाय एक्स का फैक्टोरियल। अब ये लेमडा क्या होता है और एक्स क्या होता है वो हम क्वेश्चन की भाषा में समझेंगे, ठीक है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं। जैसे बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस भी इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने पढ़ा ना एनपी और एनपी वन माइनस पी, ऐसे ही पॉइजन का भी मीन और वेरिएंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मीन जो ई एक्स से हम लिखते हैं, मीन ई एक्स से जो लिखते हैं वो लेमडा होता है, और वेरिएंस जो वी एक्स से हम लिखते हैं वो भी लेमडा होता है। मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। और अब सवाल ये पैदा होता है कि लेमडा क्या होता है। तो लेमडा मैं आपको बता देना चाहता हूं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लेमडा इज इक्वल टू एन पी होता है। लेमडा इज इक्वल टू एन पी। तो इसका मतलब मीन और वेरिएंस दोनों के दोनों एन पी होते हैं इसमें। अब किसी के दिमाग में ये सवाल है कि ये क्यों होता है, तो मैंने बीएससी एमएससी नहीं की है और मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ी, पर हाँ अगर कोई पूछ लेगा तो मैं बता जरूर सकता हूँ उसके बारे में रिसर्च करके कि क्यों ऐसा है। तो वो आपके कंसर्न की भी बात नहीं है, वो मेरे कंसर्न की भी बात नहीं है, क्योंकि आपको अपना क्वेश्चन करना है, निकल जाना है, बात खत्म। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंपनी है वो ट्रैक्टर सेल करती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ट्रैक्टर सेल करती है और उनमें से एक ट्रैक्टर फेल हो जाता है हर 1000 में से। एक ट्रैक्टर फेल हो जाता है हर 1000 में से, तो इसका मतलब 1/1000 इसका फेल होने का चांस आ गया। अब वो क्या बोलता है कि अगर 500 ट्रैक्टर, इफ 500 ट्रैक्टर आर परचेज्ड फ्रॉम दिस कंपनी, अगर 500 ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं इस कंपनी के, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ऑफ देम फेलिंग इन फर्स्ट ईयर। टू ऑफ देम आर फेलिंग, ये मतलब है। तो सबसे पहले तो उसने पी की वैल्यू आपको दे दी कि 1000 में से एक फेल होता है, तो व्हाट इज पी हेयर? बताइए व्हाट इज पी? 1/1000। तो क्यू की जरूरत पड़ेगी तो क्यू भी निकाल सकते हैं हम, 999/1000 जो ठीक निकलते हैं। तो अब हमें क्या देखना है कि टू ऑफ देम फेल हो जाए, 500 जो उसने खरीदे। अगर ऐसा हो तो ये फिर पॉइजन क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कंपनी। देखो ये पॉइजन से आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि पॉइजन मतलब जहर की बात कर रहा है, कि एक कंपनी का 1000 में से एक डिफेक्टिव निकलता है, पर जो 2000 उसने बनाए उसमें से 2 डिफेक्टिव निकलेंगे। तो क्या पता जो 500 आपने बेचे तो वो उस लोट में चले गए हो दोनों डिफेक्टिव। तो ये पॉइजन कुछ ऐसे केसेस की बात करता है, पर हमें मतलब नहीं है इन चीजों से, हमें बस अपना क्वेश्चन देखना है कि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आया और उसने बोला कि यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव टू सोल्व दिस, तो हम इसका आंसर कैसे देंगे। तो हम सबसे पहले इसमें लेमडा निकालेंगे, लेमडा एन इंटू पी निकालेंगे। एन इंटू पी जब निकालेंगे तो आपको पता है एन यहाँ पे क्या है, 500 है, और पी यहाँ पे क्या है, 1000 है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा लेमडा। और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू टू ऑफ देम फेलिंग, जो हम x लिखते थे वो ये है, x की वैल्यू ये 2 है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस लेमडा मतलब कि 1/2, और गुणा में फिर हम क्या लिखते थे, लेमडा की एक्स, लेमडा 1/2 है, एक्स मतलब ये दो, ये वाला 2 है, वो इससे कंफ्यूज मत होना, जो रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। अब वो आपको ई की वैल्यू आती है नहीं आती है, या फिर ई की वैल्यू ही में ही क्वेश्चन में आंसर गिवन है,
या फिर आप बाद में ये बोल देंगे कि आपने ई की वैल्यू प्रोवाइड क्यों नहीं की, या फिर क्या ये क्वेश्चन आएगा भी आपके पेपर में या नहीं भी आएगा। तो मतलब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक ओ ए बी सी डी आ गया और ई की वैल्यू में ही आंसर है तो फिर आप पक्का उसको ठीक कर देंगे, नहीं है तो फिर अलग बात है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ये आ सकता है व्हाट इज मीन, व्हाट इज वेरिएंस। तो मीन भी 1/2 है और वेरिएंस भी 1/2 है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और कैसे हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपको ई की वैल्यू याद है या फिर ऐसे आ जाएगा तो आप उसको कर लेंगे। मेरा कंसर्न बस यहाँ से इतना सा है, इससे ज्यादा कुछ भी मेरा कंसर्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल गिवन होगा आपको, जैसे अल्फा बीटा, और इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगी वैल्यू, ऐसे मतलब वेरी नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? वेरी नहीं करेंगी, मतलब ऐसे होंगी सारी वैल्यू, समतल रहेगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन दो के बीच में। तो इंटरवल गिवन होगा अल्फा टू बीटा, मतलब लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आया और कैसे उसका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ x is uniformly distributed over 0,10, 0 से 10 के बीच में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, और ऐसे गिवन होगा x लेस देन 3। मान लो ऐसे होगा कि 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम, इस इंटरवल में x की वैल्यू 3 से कम का आपको आंसर देना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में एक एफ एक्स हम बना लेते हैं, और वो एफ एक्स कैसे निकलता है? 1/, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो 1/10 माइनस 0 मतलब कि 1/10। एफ एक्स ऐसे क्वेश्चन में हायर वैल्यू माइनस लोअर और उसको 1/, करते हैं। फिर जब ऐसे ये प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है x लेस देन 3 की, तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन की तरह इसको करते हैं, जैसे 1/10 और dx, और ये वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं जो जो पूछी गई हैं। तो अगर लेस देन 3 है तो 0 से 3 की हम बात करेंगे, 0 से 3 इंटीग्रेशन। और आप जानते हैं कि जब विदाउट x का या कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x आ जाता है, कांस्टेंट में x आ जाता है। तो इसलिए जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो आपकी वैल्यूज कैसे आएंगी? एक तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल ये बन गया, तो ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी, इधर अगर x आ गया इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद, तो x/10 मतलब 3/10, और माइनस x की वैल्यू 0 तो 0/10, तो 3/10 माइनस 0/10, व्हाट इज द राइट आंसर? 3/10। व्हाट इज द राइट आंसर? 3/10। तो ऐसे क्वेश्चन का आप सीधा भी आंसर दे सकते हैं। लेस देन 3 है तो आपको क्या रखनी है? उसकी वैल्यू 0 से लेकर 3। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा वो ऐसे कर देता है कि x ग्रेटर देन 6, मान लो ऐसा कर देता है, तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, 6 ये हो जाएगा 1/10, वो तो फंक्शन आपका सेम ही है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये कैसे आएगा? एक तरीके से आप देखेंगे तो 10/10 माइनस 6/10, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 6/10, तो जब 10 उधर जाएगा तो 10 माइनस 6 करके आएगा 4/10। तो क्या आंसर आएगा इसका? 4/10। देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इसका आंसर देंगे। देखो अगर x आपको ग्रेटर देन 6 गिवन है ना, तो हायर वैल्यू 10 है, तो हायर वैल्यू तक ही तो जाएंगे। और जब लेस देन 3 है तो लोअर वैल्यू 0 है, तो 0 तक ही तो जाएंगे। इंटरवल का भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इसका आंसर बताते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 8 हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.2 बोला है भारती ने, देख लेते हैं हम। 0.2 बोला है भारती ने। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप सीधा सीधा सोचेंगे तो इजी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। पर हम मेथड भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से कहाँ 8 से 10 आएगा? तो सीधा सीधा है, सबको पता चल रहा है। 10/10 माइनस 8/10, ऐसा है तो 1 माइनस 8/10 तो क्या आता है? 2/10 आता है, सीधा सीधा वही। वो पता उससे भी चल रहा है कि 8 के बाद दो ही वैल्यू आएंगी, 9 और 10। देखो पता इससे भी चल रहा है हमें, 9 और 10 की दो वैल्यू आएंगी, तो टोटल 10 है तो 2/10। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा भी बता सकते हैं कि दो ही वैल्यू आएंगी उसके बाद। पर फिर भी मैं मेथड बता रहा हूं जैसे इसको प्रूव किया जाता है। अब जैसे ये देख लो 3, यहाँ पे आप फंस सकते हो।
मान लो ये पूछ लिया जाए आपसे 3 लेस देन x लेस देन 8, तो अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ा आसान है मेरे ख्याल से ये भी। अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी, और जब आप इनके बीच की वैल्यू काउंट करेंगे तो देख लो कौन कौन है 3 से 8 के बीच में। एक वैल्यू काउंट होती है, एक वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो 3 से 8 के बीच आप देखेंगे तो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 5 वैल्यू है टोटल। तो मे बी 5/10 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। फिर भी करके देख लो अगर किसी को डाउट है तो, कि 1/10 ले लो यहाँ पे और उसको लिख दो सीधा सीधा 8/10 माइनस 3/10। सबको बताइए 5/10 आएगा और इसका आंसर 1/2 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे करने का है ही नहीं, सही बताऊं तो मैं। ये वैसा ही है कि 3 से छोटा है तो कितनी वैल्यू, 3 से बड़ा है तो कितनी वैल्यू। ठीक है, सिंपल तो है, 0 से 10 के बीच की तो बात हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इक्वेशन कुछ ऐसी पूछ ली जाए, मान ले आंसर ही ऐसे गिवन हो, फिर आप क्या करेंगे। या एफ पूछ ले, एफ क्या है, फिर आप कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखें इसका मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा। इसका मीन क्या होता है, बीटा जमा अल्फा, जो जो इंटरवल होते हैं ना अल्फा टू बीटा डिवाइड बाय 2। और इसका वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ये आपको ध्यान रखने हैं, दोनों के दोनों फार्मूले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखा आ जाए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बताइए क्या होगा। और अगर आपको वेरिएंस निकालना आता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। तो देखते हैं वो क्वेश्चन जो इस पेपर में आया क्या बोला उसने। उसने बोला व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 and 1 इज। ऑप्शन ए 1/√12, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 5/√12, ऑप्शन डी 7/√12। जो बच्चे समझदार हैं वो इसको कर जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल बिटवीन 0 and 1। तो आपको अल्फा बीटा पता है, देखते हैं कौन है वो बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर देता है सबसे पहले। अल्फा बीटा आपको पता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसको अल्फा बीटा पता है तो उसको वेरिएंस पता है, वेरिएंस पता है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, बोल के भी बता सकते हैं, करके भी बता सकते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये और कुछ भी नहीं है। ए इज द राइट आंसर एक बच्चे ने बोला है, प्रिया अग्रवाल ने, बिल्कुल क्लैपिंग करने वाली बात उन्होंने की है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप जानते हैं वेरिएंस का फार्मूला, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है, बीटा की 1 है, तो आप लिख दो इसको सिंपली 1 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12। तो एक में से 0 गया एक, एक का स्क्वायर 1, तो 1/12 इसका आंसर आया। और अगर वेरिएंस 1/12 है तो अंडर रूट करेंगे जब उसका हम, तो अंडर रूट ऐसा हो जाएगा, और एक का अंडर रूट में भी एक होता है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 1/√12, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा वेरिएशन का अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है, आप जानते हैं ये क्वेश्चन। तो पारुल ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था क्या पेपर में जो आया, या अगर 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे और 2 पाई के आए थे तो जिसने वो 4 कर लिए तो हमने मान लिया कि उसका सिलेक्शन कंफर्म है, क्योंकि जो ये पढ़ के गया तो हम मान सकते हैं कि फिर उसने कंप्यूटर की भी ऐसी तैसी की होगी और मैथ रीजनिंग की भी, और वो बच्चा गया ही इसलिए था जिसको सिलेक्शन लेना था बस। पारुल यस सर। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है नहीं क्या? थे सर, नहीं सर, इजी है। मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड से पहले हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी नहीं पूछा जाता है क्या मुश्किल क्वेश्चन, इनका हमेशा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप याद रख लें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कभी भी जब भी आपसे पूछे जाएं तो इनको भूले ना, भूलेंगे तो दिक्कत करेंगे आप। अच्छा, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे जैसे अभी हमने पॉइजन पढ़ा ना, तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियल भी होता है, तो वो भी हम वैसे तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखो 2 तरह की बातें हम पढ़ते हैं, एक तो होता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्क्रीट जो होता है ना, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एक इस पे गिवन है, एक इस पे, तो क्या कंटिन्यूअसली वैल्यू गिवन है या कहीं कहीं गिवन है, कहीं कहीं सर गिवन है कहीं ना। कहीं भी नहीं। हाँ, तो हमने पहले डिस्क्रीट पढ़ा, उसके बाद कंटिन्यूअस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है या ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस सर। कंटिन्यूअस है ये, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, आप इसकी कैटेगरी याद रखें। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं इसके टाइप्स में आपको लिखवा देता हूं,
कभी आपको काम आ जाए तो। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप होते हैं, एक जनरल कंटिन्यूअस होता है, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर आता है, एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर आता है, और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर आता है, और एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंडर आता है। जैसे हमने फ्लोटिंग पॉइंट में स्टैंडर्ड या नॉर्मलाइजेशन वर्ड पढ़ा था, वो आप ध्यान रखें। जनरल कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं ये। तो अभी मैं ये बता देता हूँ, ये क्वेश्चन भी अगर देखो ये 5 मिनट लेगा मेरी, पर कोई बच्चा अगर इस लेवल पे बैठा है कि जो इस क्वेश्चन को कर देगा आ गया तो मैं बोलता हूँ कि वो मैथ में आए या आपके कंप्यूटर साइंस के मैथ में आए, 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कंटिन्यूअस की बात करेगा ये, पहली बात तो। वाइजन है तो डिस्क्रीट में जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो हम सोल्व कैसे करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन की हेल्प से करा देता हूँ आपको। याद रखना है आपकी मर्जी, नहीं रखना है आपकी मर्जी। वो क्या बोलता है, सपोज दैट लेंथ ऑफ ए फोन कॉल इन मिनट्स, कि एक फोन कॉल जो लगाई जाती है उसकी लेंथ इज एन एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल वर्ड दे दिया इसने, रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू 1/10, ऐसा कुछ इसने दिया। एक्सपोनेंशियल मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है। इसने बोला है कि अगर एक फोन कॉल की लेंथ 1/10 चलती है, ऐसा एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन ने बोला। फिर वो क्या बोलता है, इफ समवन अराइव्स इमीडिएटली अहेड ऑफ यू एट ए पब्लिक टेलीफोन बूथ, अगर आप एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पे कॉल लगाने जाते हैं और एकदम से एक बच्चा आके आपके आगे घुस जाता है उसके अंदर कॉल लगाने के लिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो वेट करने में बोल दे मोर देन 10 मिनट, मोर देन 10 मिनट, कि हम मान के चलते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, इस कंडीशन के लिए आप एक्सपोनेंशियल के द्वारा इसकी संभावना या इसकी प्रोबेबिलिटी या ये बताएं कि कितना चांस होगा कि 10 मिनट से ज्यादा आपको वेट करना पड़े। ऐसी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे, इसमें हमें पता है कि x ग्रेटर देन 10 की बात हुई है। मोर देन 10 मिनट जैसे ही हम पढ़ेंगे तो 5 मिनट अपनी लगनी है, पर मैं बता देता हूँ। मोर देन 10 मिनट की जब भी हम बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 10, ये फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसका जो फार्मूला बनता है वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है। तो देखो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर p की बात हम निकालते हैं x लेस देन इक्वल टू a, जैसे a यहाँ पे 10 है, तो इसका यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, अगर ऐसे x की वैल्यू लेस देन a गिवन हो, लेस देन इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा a। बस ये फार्मूला बता दिया है मैंने। और मीन और वेरिएंस इसमें बड़े ही सिंपल होते हैं। मीन और वेरिएंस इसमें क्या होते हैं, मीन इसमें 1/लैम्डा होता है और वेरिएंस इसमें 1/लैम्डा का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको लैम्डा गिवन है तो आप 1 कर देंगे तो मीन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और 1/लैम्डा स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सीधा क्वेश्चन पूछेंगे लैम्डा देख के तो मेरे अकॉर्डिंग बेहद आसान होगा वो। पर देखो ये हमने इसके द्वारा निकाला है, लेस देन इक्वल टू के लिए निकाला है। पर अभी हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो, उसका फार्मूला ये होता है 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा ए। पर अब अभी हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 10। तो जब जब ऐसा निकालना है तो आप एक में से घटा दो, एक में से घटा दो, क्योंकि ग्रेटर देन 10 निकाल लो या लेस देन इक्वल टू 10 निकाल के एक में से घटा दो। तो हमने इसको इसमें चेंज कर दिया x लेस देन इक्वल टू 10। तो पारुल क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, लेफ्ट और राइट वाली? मैंने जो जी x सर ग्रेटर सेम देन है। 10 था उसको हमने 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 10 कर लिया, क्योंकि ग्रेटर देन की बात करता है, इसमें कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इसका हमारे पास इक्वेशन है, इसका नहीं है, तो इसको कैसे भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ ऑफ 10, क्योंकि 10 का फार्मूला रन कर दो जो हमने अभी अभी आपको बताया था, 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा ए, तो ए की जगह 10 डाल दो, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, 1 माइनस F10, F10 का फार्मूला अभी अभी मैंने लिखवाया था, F का फार्मूला 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा ए, ये लिखवाया था। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की माइनस लैम्डा और गुणा में 10, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। तो जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक में से एक गया 0,
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया ई की माइनस लेमडा। तो माइनस लेमडा की वैल्यू पुट कर दो। अब लेमडा की क्या वैल्यू गिवन थी, 1/10। तो 1/10 पुट कर दो, गुणा में 10 हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, ई की पावर -1, और ई की पावर -1 क्या होता है, 0.368। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एटलीस्ट ई की -1, ई की 1, ई की -2, ई की 2 कम से कम 2-4 वैल्यू याद करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और वो ऐसा ही देता है जब ई की बात आती है। तो जो छोटी छोटी 2-4 वैल्यू याद करके जाएं, बड़ा शानदार तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कट जाती हैं वैल्यूज, आखिर में ई की 1, ई की -1, ई की 2, ई की -2 ऐसे बचते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेहद आसान है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, और इसी में मीन वेरिएंस पूछता है तो वो भी आप निकाल देते हैं। अच्छा देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता वो P 10, अगर वो बोलता कि आपको बिटवीन बिटवीन 10 एंड 20 मिनट के लिए वेट करना पड़े, 10 से 20 मिनट का वेट आपको करना पड़ेगा, तो लेस देन, देखो अगर वो बोलेगा 10 से कम तो बड़ा आसान है, फिर एक में से घटाने की जरूरत नहीं है। पारुल, 3 ही केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 10, 10 या 10 से कम। दूसरा केस क्या बनेगा, 10 से ज्यादा। या तीसरा केस बनेगा 2 के बीच का। तो इसका तो फॉर्मूला सीधा सीधा है हमारे पास, एक में से घटाने की जरूरत नहीं है। ऐसा आएगा तो एक में से घटा दें, और ऐसा आएगा तो क्या करें वो देखते हैं। जैसा ये है कि 10 से 20 मिनट के बीच में वेट करना पड़ेगा उसको, मतलब कि 10 लेस देन एक्स लेस देन 20। तो बड़ा ही सिंपल है, F20 में से F10 घटा दें, मतलब कि ये अपर वैल्यू ये लोअर वैल्यू, और इसका आप आंसर जानते हैं। F20 को हम कैसे खोल सकते हैं, 1 माइनस ई की -20 लेमडा, क्योंकि 20 है वो, और माइनस इसको 10 को कैसे खोल सकते हैं, 1 माइनस ई की -10 लेमडा। और लेमडा की वैल्यू आपको पता है 1/10 है, तो ये बन जाएगा ई की -1 और ई की -2। और ई की -1 और -2 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। पर मैं इसका राइट आंसर लिख देता हूँ, कुछ ऐसा राइट आंसर था इसका जो कि आपको याद रखना है। तो क्या पारुल इसके तीनों केस कवर हो गए, कि बिटवीन की बात हो, एटलीस्ट की बात हो और एटमोस्ट की बात हो, तो कैसे करेंगे? यस सर, बिल्कुल हो गए। ओके। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आ जाते हैं तो मेरे को लगता है 1 घंटे में हम इनको निपटा के रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि यार जब जो जीके करंट रट रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर करने में क्या नुकसान है। पता चले पेपर इतना आउट ऑफ पैटर्न आ गया कि 5 क्वेश्चन वहां भी प्रोबेबिलिटी के, 5 यहाँ भी, तो मेरे अकॉर्डिंग फायदा रहेगा अगर आप करके जाएंगे तो। मीन है तो 1/λ, वेरिएंस है तो 1/λ की स्क्वायर, ये आप याद रखें। एक और लास्ट में इसमें बचता है, वो क्या बचता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी हमने बात की। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन जिसको हम जेड बोलते हैं, और उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है और म्यू क्या है, तो मी तो आपका मीन है और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो जिसकी हेल्प से हम इस तरह के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ये फिर से 5 से 7 मिनट लेगा, आएगा जब से ही, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज आप याद रख लेना, मीन हमेशा 0 होता है और वेरिएशन हमेशा 1 होता है। वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके आगे स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ गया है, तो ये नॉर्मलाइजेशन कर देता है 0 और 1 के बीच में। तो वेरिएंस जो है 1 आता है, मीन जो है 0 आता है। आप इसको ध्यान रखें हमेशा जब भी आपसे पूछ लिया जाए। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और नाम क्या होता है, n 0,1। अगर ऐसे देके आपसे पूछ लें कि व्हाट इज दिस, तो आपको बोल देना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, जो कि ये बताता है कि मीन 0 है और वेरिएंस 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो चलो हम एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, वो टाइम तो जरूर लेगा 2 से 3 मिनट, पर मे भी कुछ बच्चों को क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्या चीज है। तो देखते हैं जरा क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलेंगी, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसने बोला एक क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बैचेस। बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एबीसीडी एबीसीडी बैच हैं, मतलब 4 सेक्शन हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हर एक में 30 बच्चे हैं, हर एक में 30 बच्चे हैं। इट इज फाउंड दैट द सेशनल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो इंटरनल होते हैं, जो हम पेपर देते हैं, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन बैच सी की बात हुई है ए मीन ऑफ 6.6, मतलब कि मीन उसने दे दिया सी का 6.6, जो वैल्यू आएगी लिख दी हमने।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.3 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.3. The mean and standard deviation of marks for the entire class are. entire class के मीन और सिग्मा उसने दिए, तो म्यू की वैल्यू उसने क्या दी, 5.5 दी, और सिग्मा की वैल्यू उसने क्या दी, 4.2 दी. तो हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही कुछ कराएगा कि पूरी क्लास के गिवन होंगे और किसी एक बैच के गिवन होंगे, तो क्या पूछेगा वो हमें देखना है. तो 4 इंफॉर्मेशन इसने दी, 30 स्टूडेंट हर एक में थे, 120 टोटल स्टूडेंट थे, ऐसा हम मान सकते हैं. It is decided by the course instructor to normalize the marks of students of all batches. वही बात है जैसे आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो क्या पता ऐसा क्वेश्चन पूछ ले. ऑफ ऑल बैचेस, और आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना होता है उस केस में. ऑफ ऑल बैचेस टू हैव द सेम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज दैट ऑफ एंटायर क्लास. तो डिसाइड किया कोर्स इंस्ट्रक्टर ने कि मैं नॉर्मलाइजेशन करूं मार्क्स की बच्चों की, ताकि सबका सेम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, ताकि सभी बच्चों को बराबर बराबर मार्क्स बढ़ जाएं. तो वही है ये क्वेश्चन जो आपका पेपर में होता है. ड्यू टू दिस द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन बैच सी आर चेंज्ड फ्रॉम 8.52. अब इसने फाइनल कंडीशन बोली कि अगर ऐसा होता है तो एक बच्चा जिसके बैच सी में 8.5 नंबर आए थे, तो उसके नंबर कितने हो जाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. बस आप कंडीशन समझ लें कि अगर सी बैच के ये दोनों वैल्यूज गिवन है और अगर उसके बच्चे के 8.5 नंबर थे, तो उसके नंबर कहां जाके टिकेंगे, इस तरह का ये क्वेश्चन है. तो देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं. ठीक है, क्या उसके नंबर 6 हो जाएंगे, क्या उसके नंबर 7 हो जाएंगे. अभी कुछ बच्चों को ये भी लगा होगा कि यार ये तो पेपर के बाद की बात हो रही, कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं. या 9 हो जाएंगे, देखेंगे बढ़ेंगे या घटेंगे. तो आप मान ले कि ये सी मतलब हमारी थर्ड शिफ्ट है, जो कि आज चौड़े होके बैठे हैं कि हम बढ़िया पेपर करेंगे, तो उसके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे वो देख लेंगे इससे, 8.5 से क्या होंगे. तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं. मे बी पारुल आपको समझ आ गई होंगी ये सारी सिचुएशन जो मैंने बताई है. यस सर, पारुल, समझ आ गई. ओके ओके. तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपके सामने दो ही चीजें गिवन है, एक क्लास और एक बैच सी. एक बैच सी, ओवरऑल क्लास का डिटेल गिवन है और बैच सी का. तो सी वाले के जिस बच्चे के 8.5 है उसके क्या होंगे, घटेंगे बढ़ेंगे, 6 7 8 9. तो जैसा कि आप जेड जानते हैं, जेड निकालेंगे दोनों में, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, और इसमें जेड सी निकलेगा. अगर ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं फास्ट शेयर करूंगा. म्यू सी डिवाइड बाय सिग्मा सी. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया. दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया. एक्स 8.5 गिवन है, 8.5 से कितने होंगे, म्यू आपको पता है 5.5 गिवन है, डिवाइड बाय सिग्मा आपको पता है 2.3 गिवन है, और फिर सी के आपको पता है कहां से कहां गिवन है. ये एक्स उसका पूछा गया है, एक्स उसका पूछा गया है कि कितने मार्क्स आएंगे उसके. 6.6 उसका म्यू वैल्यू है और 4.2 उसका ये है. तो एक्स की वैल्यू बतानी है. वीडियो खत्म होगा तो वीडियो के बाद मेरे को आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का, और आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना है 6 7 8 9 में से क्या आंसर आएगा एग्जैक्ट. तो देखते हैं कौन है वो बच्चे जो एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे. आपको बस दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल मार्क्स हो जाए ताकि. तो वीडियो मैं अपने आप से खत्म कर रहा हूं, और जब वीडियो के बाद मैं आऊंगा दूसरी वीडियो लेके, तो आंसर चाहिए आप बच्चों से. ठीक है, देखते हैं कौन है बच्चे बताते हैं इसके अकॉर्डिंग आंसर.